हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आपके 11th की बायोलॉजी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों ने उन तीनों लेक्चर्स को जरूर अटेंड किया होगा, क्योंकि उन तीनों लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक बारे में सेल के बेसिक के बारे में बात किया है और हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल स्टडी किया है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ देते हो तो वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक, यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे। जितना हम लोग इस लेक्चर में कवर कर पाएंगे उतना करेंगे, बाकी अन्य लेक्चर्स में हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। पर जब हमने पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाए जाते, उसमें सिर्फ विदाउट मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं अटेंड किया तो जरूर देख के आइएगा। चलिए, यूकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो पहले हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या है, मतलब कौन सा ऐसा तुम्हारा बेसिस बनेगा जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि कोई यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक के बारे में हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज इन साइज कंपेयर टू बिग प्रोकैरियोट्स। ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज इन साइज होते हैं इन कंपेयर विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल की अपेक्षा इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, लार्ज होते हैं ये। ओके, अच्छा, और क्या बात कर सकते हैं? कंपार्टलाइजेशन चैम्बर्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन। कंपार्टलाइजेशन होती है, एनसीईआरटी की लाइन है, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टलाइजेशन होता है, मतलब चैम्बर्स बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को शो करने के लिए। मेटाबॉलिक प्रोसेस में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सारे रिएक्शंस को शो करने के लिए कंपार्टलाइजेशन होता है, यानी कि चैम्बर्स फॉर्म होते हैं। और उन्हीं चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड जो चैम्बर्स होते हैं उनको तो आपने सेल ऑर्गेनेलिज कहा, जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब एक सुदृढ़ तरीके का इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई केंद्रक को मैंने कहा था कि ये बाइलेयर, मतलब जिसको बोल सकते हैं डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में इनके रिएक्शंस जो होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं, सारे प्रोसेस को ये सीक्वेंस में करते हैं, इसलिए वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्ड यूज किया गया है। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि जैसे हम बात करें, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए ने बनाया एमआरएनए, एमआरएनए से अब उसको अगर प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनाना है तो उसको जुड़ना पड़ेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब ये जुड़ेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और वही एमआरएनए से बना देते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो भाई इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है इसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और कहानी क्या है कि अगर आप बात करोगे यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जब हमने पढ़ा था कल, तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, यानी कि सिर्फ जगत मोनेरा आता है, बोले तो किंगडम मोनेरा आता है। ठीक है, और जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसमें प्रोटिस्टा किंगडम आता है, इसमें फंजाई किंगडम आता है, प्लांटेई किंगडम आता है, एनिमलिया किंगडम आता है। यानी कि ये सारे किंगडम, जो 4 किंगडम बच रहे हैं किसके अलावा, किंगडम मोनेरा के अलावा, हाँ, ओके, ठीक है, थोड़ा सा ठीक, मतलब
किंगडम मोनेरा के अलावा जितने भी 4 किंगडम बच रहे हैं, चाहे तुम बात करो प्रोटिस्टा किंगडम की, फंजाई किंगडम की, प्लांटेई किंगडम की, एनिमलिया किंगडम की, ये 4 किंगडम्स यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। मतलब ये सारे किंगडम्स यूकैरियोटिक सेल्स वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे जब हम बात करते हैं तो डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है कहां पर? क्रोमोसोम की फॉर्म में, न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम की फॉर्म में, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन जब हमने बात किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस था ही नहीं, तो डीएनए कहां रहेगा? साइटोप्लाज्म में था। ठीक है ना, और उसमें 2 तरह के डीएनए थे, एक मेन डीएनए न्यूक्लियोइड था और एक सेकेंडरी डीएनए जिसको आप प्लाज्मिड डीएनए बोल रहे थे, वेक्टर डीएनए भी बोल सकते हो, वो प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन इसमें डीएनए को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसमें डीएनए वही रहेगा, मेन डीएनए ही रहेगा और वो क्रोमोसोम की फॉर्म में रहेगा। और कहां पे रहेगा? न्यूक्लियस के भीतर रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर मैंने यूकैरियोटिक सेल का डिफिनेशन समझो या उसका फीचर समझो, यही है। ठीक, ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने कहा कि इसमें एक लाइन लिखा है, एक लाइन लिखा है कि इसमें कंपार्टलाइजेशन ऑफ चैम्बर्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन। कंपार्टलाइजेशन होता है, चैम्बर्स फॉर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस करने होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में जितने भी रिएक्शंस आते हैं उन सारे रिएक्शंस को इनको करना रहता है, इसलिए इनमें कंपार्टलाइजेशन होता है, चैम्बर्स फॉर्म होते हैं और जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। देखिए डिफरेंट तरह के चैम्बर्स हैं, जैसे ये क्या है? ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये भी अलग चैम्बर है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, और ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये भी चैम्बर की फॉर्म में है, ठीक, यूकैरियोटिक सेल में। और आप ये देखिए, सेल तो पूरा एक चैम्बर है ही, एक बड़ा सा चैम्बर सेल है ही, जो कि किसके द्वारा सराउंडेड रहता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है। और आज के लेक्चर में हम लोग इसी पे फोकस करने जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्यों इस पे ज्यादा फोकस करने की हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में? क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। ये नीट का एग्जाम का एक फेवरेट क्राइटेरिया होता है, मतलब कहा जाए तो एक फेवरेट रीजन होता है क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, यही हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक, बाकी ये चैम्बर्स हैं, ये देखो न्यूक्लियस भी चैम्बर है, ये न्यूक्लियस भी क्या होता है? एक चैम्बर ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी क्या होता है? एक चैम्बर ही होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में अटैच्ड रहता है, क्या अटैच्ड रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या अटैच्ड रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप लोग हिंदी में अंतर्द्रव्यीय जालिका बोलते हो, वो अटैच्ड रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से डीएनए बनवाएगा एमआरएनए, एमआरएनए इसके पास पहुंचेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये मेम्ब्रेन सिस्टम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास जैसे ही एमआरएनए जाएगा, इसके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स एमआरएनए से ट्रांसलेशन करा के प्रोटीन फॉर्म कर देंगे। ठीक है, आपको इसके बारे में हम मतलब सारे ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी तो करेंगे, पर आज के लेक्चर में हम लोगों का मेन फोकस रहेगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है ना, तो आप लोग स्क्रीन, अच्छा मैंने एक नाम नहीं लिखा, ये जो है, ये साहब जो है ना, इनको बोलते हैं सेंट्रियोल, यही फॉर्म करते हैं सेंट्रोसोम। क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करेगा सेंट्रोसोम, ये सेंट्रियोल होता है। ठीक है, यही सेंट्रोसोम फॉर्म करेगा। और ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एनिमल सेल का फीचर होता है सेंट्रियोल, प्लांट सेल का नहीं होता है। तो प्लांट सेल का मेन फीचर क्या होता है? प्लांट सेल का मेन फीचर होता है कि उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने पहले भी लिख दिया था कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। ये मेन क्राइटेरिया होता है डिफाइन करने का कि प्लांट सेल का क्या फीचर है और एनिमल सेल का क्या फीचर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई थी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कैसे पता लगाया गया था। ठीक है,
जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो डिस्कवरी में जब आप बात करोगे तो ये हमें तो विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप में। कहां पे विजिबल होता है? लाइट माइक्रोस्कोप में। ये और मोर क्लियरली विजिबल इन, ये हमें ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, मोर क्लियरली विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें ज्यादा बेटर तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, ये इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1950 में। 1950 में इसकी डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोर क्लियरली विजिबल करना है, अगर मोर क्लियरली विजिबल करना है, ठीक है, अच्छे से अगर हमें देखना है इसको, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा इसको अच्छे से देखने के लिए। बाकी लाइट माइक्रोस्कोप में हमें विजिबल तो होता है, पर अच्छे से देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। आगे जब हम बात करते हैं कि आप केमिकल एनालिसिस करके बताओ कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है केमिकल नेचर में, केमिकल नेचर में सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। ठीक, आप तो देख के बता लोगे कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। यूकैरियोटिक सेल में आपने कहा कि इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, पर यह सेल मेम्ब्रेन कौन से केमिकल का बना हुआ है, इसका केमिकल नेचर क्या है, कैसे आप एनालाइज करोगे। ठीक है, जब हम केमिकल नेचर के एनालिसिस की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो हम लेते हैं आरबीसी सेल को। आरबीसी सेल यूकैरियोटिक सेल होता है, पर इसमें और मेम्ब्रेन बाउंड चीजें नहीं पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है बस, और उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता प्रोटीन्स के अलावा, प्रोटीन्स के अलावा उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। यानी कि जब तुम बात करोगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जब तुम बात करोगे गोल्जी बॉडी की, जीबी की, ये भी डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और जब तुम बात करोगे न्यूक्लियोलस की या न्यूक्लियस की बात करोगे, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जो कि नॉट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? नॉट प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं ये चीजें। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल तो है आरबीसी, पर इसमें अन्य मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती हैं। इसमें क्या पाया जाएगा भाई? एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, वही होगा आरबीसी बस। ठीक है, बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आरबीसी कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव का मतलब होता है द्वितलीय। ठीक है, द्वितलीय स्ट्रक्चर होता है इसका। बाकी इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता सेल मेम्ब्रेन के अलावा, सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, आगे जब हम बात करते हैं, जब इसका सेल मेम्ब्रेन का केमिकल एनालिसिस किया गया, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल एनालिसिस किया गया था, ठीक है, तो इसमें क्या पाया गया? ध्यान दीजिएगा, 40% तो इसमें लिपिड पाया गया, ठीक है, और 52% इसमें प्रोटीन पाया गया। 40% इसमें लिपिड पाया गया, 52% प्रोटीन पाया गया, और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो अन्य पदार्थ होता है, अदर मटेरियल होता है, वो 8% पाया गया। कितना पाया गया? 8%। ओके, ठीक है। केमिकल एनालिसिस करना क्यों जरूरी था? क्योंकि मतलब केमिकल एनालिसिस करने के लिए आरबीसी लेना ही क्यों जरूरी था? क्योंकि आरबीसी में अन्य सेल, अन्य मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ एक सेल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है बस, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हो, गोल्जी बॉडी की बात कर लेते हो, न्यूक्लियस की बात कर लेते हो। अगर ये भी होते तो पता लगाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि पता ही नहीं लगाया जा सकता था कि वो सेल का मेम्ब्रेन है या फिर सेल ऑर्गेनेलिज का मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इससे नहीं पता लगाया जा सकता था, इसीलिए आरबीसी को लिया गया था। ठीक है, आपको अगर नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बेसिक हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं कि किस तरह से सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, कौन कौन से इसमें हम लोग बात करेंगे कि बॉन्ड आते हैं और क्या इसमें केमिकल आता है, उसकी हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की,
सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है जिसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास्फोलिपिड कहा जाता है। लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है और इसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फास्फोलिपिड में होता क्या है कि मान लीजिए ये वाला जो मैंने आपको येलो कलर से दिखाया है, ये हेड रीजन होता है, इसको हेड बोलते हैं। और ये जो बीच में ये टेल रीजन है, ये सब टेल होता है, इसका पूंछ होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस तरह से इसकी बात करूं, ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है। ठीक है, हेड वाला पार्ट है येलो कलर का और व्हाइट कलर का जो है इसका टेल वाला पार्ट होता है। और हेड वाला पार्ट जो होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये जल स्नेही होता है। ठीक है, पानी को लब करने वाला होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये वाला जो टेल वाला रीजन होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, जल विरागी स्ट्रक्चर होता है ये, यानी कि जल को क्या करता है, जल से ईर्ष्या रखता है, जल इसको पसंद नहीं है, वाटर इसको पसंद नहीं है। ठीक है, हेड वाला रीजन हाइड्रोफिलिक होता है जबकि टेल वाला रीजन हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, अच्छा इसके पीछे कारण क्या है कि कोई हाइड्रोफिलिक है पार्ट तो कोई हाइड्रोफोबिक है, इसका रीजन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक की, तो हाइड्रोफिलिक पोलर स्ट्रक्चर होता है। पोलर बोले तो ध्रुवीय होता है, इसमें प्लस माइनस पार्ट होते हैं। ठीक है, आवेश आता है, इस पे चार्ज आता है, जिसकी वजह से पोलर होता है। और ये क्या करता है, वाटर को फेज करता है। वाटर को फेज करने का मतलब वाटर से क्या करता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर से जल स्नेही जिसको हिंदी में बोलते हो। ठीक है ना, तो ये वाटर को फेज करता है। चाहे आप बात कर लो इसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, आप बात कर लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको भी फेज करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको भी फेज करेगा। और जो बाइलेयर है इधर का पार्ट, ये वाला भी क्या करेगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी फेज करेगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी फेज करता है। माने कि दोनों तरफ से ये पानी से घिरा रहता है, ये जल स्नेही होता है, जबकि टेल वाला रीजन अंदर के साइड होता है तो ये जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। यहां तक तो हमने बात किया, पर अब हम बात करने जा रहे हैं कि बना किससे होता है, कैसा होता है ये। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको दिया जाएगा ग्लिसरॉल, वो कुछ इस तरह से दिखता है, CH2 बॉन्ड OH और यहां से बॉन्ड CH, इससे भी जोड़ दो OH। ठीक है, और यहां से बॉन्ड CH2, इससे जोड़ दो OH। ठीक, ये ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स को अटैच किया जाता है। किसको जोड़ा जाता है? फैटी एसिड्स को, मतलब ऐसे एसिड्स को जोड़ा जाता है जो बहुत उच्च होते हैं, फैटी होते हैं, जिसमें कार्बन की चेन काफी लंबी होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फैटी एसिड। तो इस तरह से दो फैटी एसिड्स आते हैं। ठीक है, इस तरह से दो फैटी एसिड्स आते हैं इसके साथ जुड़ने के लिए, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले साइड से जुड़ते हैं ग्लिसरॉल के एल्कोहल वाले पार्ट से। ठीक है ना, ग्लिसरॉल के एल्कोहल वाले पार्ट से फैटी एसिड्स अपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से जुड़ते हैं। मतलब इसका ग्लिसरॉल का एल्कोहलिक पार्ट आएगा और इसका पार्ट आएगा कार्बोक्सिलिक वाला, तो दोनों जुड़ते हैं तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा और इनके बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से भी आपने क्या लगाया है, CH लगाया है, यहां भी वही कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यहां भी वही कंडीशन हो जानी है। ओके, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इसका टेल वाला रीजन जिसको आपने कहा फैटी एसिड। ठीक है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ये फैटी एसिड। ठीक है, इस तरह से मैंने जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना, पानी निकल के इससे
एस्टर बॉन्ड की वजह से इसके साथ फैटी एसिड जुड़ गया, पर यहां पे फैटी एसिड को नहीं जुड़ना है, यहां पे फैटी एसिड को नहीं जोड़ना है। यहां पे फैटी एसिड के स्थान पे आता है फास्फेट ग्रुप, यहां पे फैटी एसिड के स्थान पे आता है फास्फेट ग्रुप आ जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से ऑक्सीजन बॉन्ड फास्फोरस बॉन्ड OH बॉन्ड OH, फिर यहां से बॉन्ड OH, ये होता है फास्फेट ग्रुप। ठीक है, अब देखिए जरा, फैटी एसिड इसके साथ जुड़ा, एक एस्टर बॉन्ड, एक फैटी एसिड और जुड़ा, एक एस्टर बॉन्ड और हो गया, और एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा। ठीक है, इसके साथ अब इसको बोला जाएगा फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है ना, जब हम इसकी बात करते हैं फास्फोलिपिड में फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड होता है, डाइएस्टर, एक एस्टर बॉन्ड ये हुआ, एक एस्टर बॉन्ड ये हुआ, और फास्फो ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है किसका, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, किसका बनाया है, मैंने फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि उसका केमिकल कैसा होता है, इस तरह से मैंने शो किया है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए। ठीक, हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आप लोगों को नहीं बताया, बात क्या है कि भाई इसके हेड वाले रीजन पे चार्ज कहां से आ रहा है, जिसकी वजह से पोलर हो जा रहा है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो जा रहा है। इसमें चार्ज कहां से आता है, ये फास्फेट ग्रुप है ना, फास्फेट ग्रुप ही इस पे चार्ज इंड्यूस करता है। क्या करता है, इस पे चार्ज इंड्यूस करता है हेड वाले रीजन पे, जिसकी वजह से ये पोलर हो जाता है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए हम आगे बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में। नेक्स्ट, हेलो सर, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर मतलब प्रीवियस स्लाइड में हमने बात किया बेसिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि किससे बना है, कैसे बना है और इसका केमिकल क्या क्या है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। अब हम स्ट्रक्चर की चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में फास्फोलिपिड तो होता है, फास्फोलिपिड के अलावा सेल मेम्ब्रेन में लेसिथिन भी होता है। लेसिथिन एक केमिकल होता है जो कि एक डेड सब्सटेंस होता है। अगर किसी सेल को डेड करना है तो लेसिथिन उस पर कवरिंग कर देता है, पूरा सेल मेम्ब्रेन को घेर लेता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डेड हो जाती है। ठीक है, और सेल भी डेड हो जाता है। ओके, अच्छा, हमने बात किया कि फास्फोलिपिड है। ठीक है, फास्फोलिपिड है, ये लेसिथिन भी इससे जुड़ा रहता है, मतलब कहीं कहीं पर फास्फोलिपिड पर थोड़ा बहुत लेसिथिन भी आ जाता है। ठीक है, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोटीन्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि ये चैनल का काम करते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड पर प्रोटीन्स लगे होते हैं, कुछ साइट्स, विशेष साइट्स होती हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, चैनल का काम करना है, मतलब कि पदार्थ को, सब्सटेंस को आउटर इनर भेजना रहता है, सेल के एक्रॉस भेजना रहता है, मेम्ब्रेन के क्रॉस भेजना रहता है, इसलिए इसमें प्रोटीन्स के चैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें प्रोटीन्स कितने तरह के होते हैं, प्रोटीन्स इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ठीक, और दूसरा होता है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब क्या है कि जो इसके बाहर लगी होती है, जैसे प्रोटीन हुआ और ये जो प्रोटीन हुआ, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है। ठीक है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो या तो चैनल्स होते हैं या फिर वो रिसेप्टर्स होते हैं, या तो चैनल्स होते हैं या फिर रिसेप्टर्स होते हैं। इनका काम होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन आयंस के मूवमेंट के लिए। किसके लिए, आयंस के मूवमेंट के लिए या मिनरल के मूवमेंट के लिए इनका काम होता है चैनल्स का। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं
और ये जो फुल्ली एम्बेडेड है इंटीग्रल प्रोटीन से, इनको चैनल्स बोला जाता है, और ये भी फुल्ली एम्बेडेड है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। और इनके साथ कहीं पर शुगर लग सकता है, ठीक है, क्या लग सकता है, शुगर, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है। अगर शुगर अटैच रहता है, इफ शुगर प्रेजेंट, तो इसको कहा जाएगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इफ शुगर प्रेजेंट, तब हम इसको लिपिड को बोलेंगे, फास्फोलिपिड को बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बातें होती हैं, इसके अलावा भी कुछ बातें होती हैं, जैसे देखिए जरा, यहां पर ब्लॉकिंग के लिए, इसमें फास्फोलिपिड के पास ब्लॉकिंग के लिए यहां पे प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। ये इसको ब्लॉक कर देते हैं, मेम्ब्रेन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। इसके मतलब इसके आर पार आयंस के मूवमेंट को और मिनरल्स के मूवमेंट को रोक देते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और ये साइड पर देखो जरा, यहां पर ये पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन है, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं, और ये फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं, जो कि चैनल्स और रिसेप्टर्स होते हैं। पेरिफेरल हो गया, पार्शियल एम्बेडेड प्रोटीन्स हो गए, और कंप्लीटली एम्बेडेड, यानी कि जिनको इंटीग्रल प्रोटीन्स बोला जाता है। यानी कि इनके अलावा जब मैं बात करूं, हाँ, इनके अलावा भी जब मैं बात करूं, ये दो प्रोटीन्स के अलावा, ये प्रोटीन्स जो हैं किस पे प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स हैं किस पे, ये प्रोटीन्स हैं कहां पे, सेल मेम्ब्रेन पर। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, इसको मैं बोल रहा हूं ए, और ये है बी। अगर मैं सी की बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं, तो पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन भी होते हैं इस पे, पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, मतलब आधा अधूरा धसे हुए प्रोटीन्स होते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। तो आपको अगर इस स्ट्रक्चर को बनाना है या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं पुनः समझा देता हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो फास्फोलिपिड का बना होता है, कभी कभार इनके ऊपर लेसिथिन भी आ जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो इनमें विशेष जगह होते हैं, जगह पर प्रोटीन्स धसे होते हैं, पूर्णतः धसे होते हैं, या फिर थोड़ा बहुत धसे होते हैं, या फिर किनारों पर ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि इनको आयंस के मोमेंट को शो करना है, मिनरल्स के मोमेंट को शो करना है। और जब मैं बात करूंगा प्रोटीन्स इसमें किस तरह से हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स पेरिफेरल होते हैं, बाहर बाहर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स पार्शियली एम्बेडेड होते हैं। जो कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं उनको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहा जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स चैनल्स हो सकते हैं, रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आयंस के मूवमेंट को शो करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। और पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स भी होती है, जिनको पार्शियल इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोला जाता है, ये भी आयंस वगैरह के मूवमेंट को शो करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस मेम्ब्रेन पर शुगर प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, तब इसको कहा जाएगा ग्लाइकोलिपिड। क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर शुगर प्रेजेंट है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, अगर शुगर प्रेजेंट है तो इस फास्फोलिपिड को ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके, चलिए, ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। यहां से क्वेश्चन मतलब सिर्फ पूछा जाएगा तो इस वाले पार्ट में पूछा जाएगा, बी वाले से, यानी कि सिंगर और निकोलसन के मॉडल पर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ए नंबर, ठीक। जब हम मॉडल की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के मॉडल की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आते हैं डेनियल डेविसन एंड रॉबर्टसन मॉडल लेकर अपना, वो बताते हैं सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल, सैंडविच मॉडल, जो कि कंप्लीटली वरांग था, ठीक है, जो कि इसके मॉडल को इस तरह से बता रहा था कि जो दो फास्फोलिपिड लगे होते हैं,
ये जो दो फास्फोलिपिड लगे होते हैं ये सैंडविच मॉडल में रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे चिपके रहते हैं, सैंडविच्ड रहते हैं। तो ऐसा मॉडल कहीं नहीं है। ठीक भाई, बात ये है कि बाहर बाहर तो इसका हेड वाला रीजन है और अंदर इसका टेल वाला रीजन है। तो टेल वाले रीजन को नहीं बता रहे थे, वो बता रहे थे कि सैंडविच्ड रहता है। तो ऐसा थोड़े ना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल देते हैं कौन? सिंगर और निकोलसन। कब? 1972 में। ये बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी फ्लूइड। क्या होता है? अपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल में बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड होता है, अर्ध तरल होता है, जिसकी वजह से इसमें प्रोटीन्स कैंसोलेटरल मूवमेंट, जो प्रोटीन्स लगी होती हैं वो लेटरल मूवमेंट्स को शो कर सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें लगने वाली प्रोटीन्स लेटरल मूवमेंट इधर से उधर जा सकती हैं। ठीक है, ये फास्फोलिपिड मैं बना रहा हूं, माने कि मेम्ब्रेन मैं बना रहा हूं। ठीक, ये मेम्ब्रेन है। ठीक, अगर मैं इसमें प्रोटीन बना दूं, माना कि मैं रेड वाले कलर से इसमें प्रोटीन बना रहा हूं, ऐसे प्रोटीन बना रहा हूं। ठीक, ये जो प्रोटीन है ये कैंसोलेटरल मूवमेंट, ये लेटरल मूवमेंट ऐसे ऐसे आ जा सकता है, ये ऐसे ऐसे प्रोटीन इसमें आ जा सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि इसमें फ्लूइड मॉडल है, मेम्ब्रेन में फ्लूइड मॉडल होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है। इसीलिए इसमें प्रोटीन्स जो एम्बेडेड रहते हैं वो लेटरल मूवमेंट को शो कर सकते हैं, यानी कि इसमें फ्लूइडिटी होती है। मतलब दिस एबिलिटी इज नोन एज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी है तभी इसमें लेटरल मूवमेंट प्रोटीन्स का शो हो पा रहा है। ठीक है ना? तो मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में आपको बताया। ठीक है, मैं आशा भी कर सकता हूं कि आपको सेल मेम्ब्रेन बेहतरीन तरीके से समझ में आया है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नीट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर को अगर प्रॉपरली नहीं अटेंड किए हो तो प्रॉपरली फिर से अटेंड करो। ठीक है, अच्छे से अटेंड करो ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो सके और आपके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी भी आ सके। ठीक है, और मेक श्योर करिए कि आप लोग पिछले लेक्चर्स को जरूर देखे होंगे। ठीक है ना, सारे लेक्चर्स को मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अलावा भी जो मैंने आपको लेक्चर दिया है बायोलॉजी का, जैसे मैं बात कर लेता हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, वो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बताया भी था। ठीक है, केमिस्ट्री में भी मैंने आप लोगों को एक लेक्चर कंप्लीट, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अलावा मैंने स्टार्ट किया है उसमें मैंने स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप लोग सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, काफी मेहनत लगती है लेक्चर्स को बनाने में। ठीक है, एनर्जी की खपत होती है, आप लोगों के लिए पूरा हम सेट करते हैं कि किस तरह से आपको बताया जाए कि आपके समझ में आसानी से आ सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपका भी भला हो तो आपके दोस्तों का भी भला होना चाहिए। ठीक है ना? तो मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेलिज को पढ़ते हुए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।